हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इस टेस्ट सीरीज के अंदर इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जिसमें इलेक्ट्रिकल के टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और 50 नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन आते हैं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक इलेक्ट्रिकल का यह प्रीवियस ईयर्स पेपर है, जिसमें अपन आज टोटल 50 इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन देखेंगे। अंत तक बने रहना, किस तरीके का एग्जाम में पेपर आता है पूरा, और पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या इंस्टाग्राम टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखे हैं वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक इलेक्ट्रिकल का यह पेपर। तो जो पहला क्वेश्चन है वह इस प्रकार एग्जाम में पूछा गया था, और आने वाले एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे वो जरूरी ना हो इंडियन कोस्ट गार्ड की ही एग्जाम हो, अदर एग्जाम के लिए भी एक वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। तो ट्रांसफॉर्मर की दक्षता खालिस्तान शक्ति गुणांक पर अधिकतम होगी, बताइए। पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि ट्रांसफॉर्मर की जो शक्ति गुणांक, किस शक्ति गुणांक पर एफिशिएंसी अधिकतम होगी। तो आप सभी जानते हो ट्रांसफॉर्मर की अधिकतम दक्षता के लिए कंडीशन सबसे पहले क्या होती है, कॉपर लॉस इक्वल आयरन लॉस होना चाहिए। ठीक है, अगर कॉपर लॉस इक्वल आयरन लॉस होगा तो उस कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी यानी शेकल। ऑप्शन नंबर सेकंड पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थ्योरी में आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा इस तरीके से कि ट्रांसफॉर्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है, कॉपर लॉस इक्वल आयरन लॉस, और इस कंडीशन में पावर फैक्टर क्या हो जाता है, cos फाई की वैल्यू क्या हो जाती है। जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस मैक्सिमम कंडीशन हो तो मैक्सिमम के लिए cos फाई क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, निलंबन अवरोधन की एक स्ट्रिंग में यदि प्रत्येक डिस्क के पार विभव समान हो तो इस स्ट्रिंग दक्षता क्या होगी, बताइए। 50% होगी, 100% होगी, या 100% से कम, या 100% से अधिक। क्या बोल रहा है, निलंबन अवरोधक है, उसकी स्ट्रिंग कैपेसिटी अपने को पूछी है, दक्षता पूछी है। सभी डिस्क पे क्या विभव समान है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगी, 100% एफिशिएंसी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, एक दोहरे पिंजर वाले यानी कि एक डबल केज रोटर वाले इंडक्शन मोटर के समकक्ष परिपथ में 2 रोटर पिंजर को कैसे माना जा सकता है, बताइए। तो अपन डबल केज रोटर यूज क्यों करते हैं, जो स्टार्टिंग करंट होता है उसे कम करने के लिए और टॉर्क को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, डबल केज रोटर यूज करते हैं। और ये दोनों डबल केज ये जो होते हैं किस में होते हैं, किस क्रम में लगे होते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो किस में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 3 नंबर का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, एक तार का प्रतिरोध R है, जब तार की लंबाई 20% बढ़ा दिया जाता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 5% कम कर दिया जाता है तो तार की प्रतिरोधकता क्या होगी, बताइए। तो आप सभी जानते हो R इक्वल क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ये अपना एक फॉर्मूला होता है, पढ़ा होगा आपने। अपने को क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस, एक आर मान के रेजिस्टेंस का तार है जिसकी लेंथ को अपन कितना बढ़ा रहे हैं, लंबाई को कितना बढ़ा रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 5% कम कर रहे हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या बोल रहा है, प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, प्रतिरोधकता क्या होती है, रो, बताइए। तो क्या होगा, प्रतिरोधकता का मान स्थिर रहेगा, क्यों, क्योंकि प्रतिरोधकता किस चीज पर डिपेंड करती है, तार की जो प्रतिरोधकता है वह तार की लंबाई, क्षेत्रफल, आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करती। आप याद रखिएगा, ये किस पर डिपेंड करती है,
तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, कई बार आपसे भी पूछ लिया जाएगा, क्या होता है, ओम मीटर। बताइए किस पर डिपेंड करती है प्रतिरोधकता। तो ये मटेरियल किस चीज का वह बना है उस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। एसी परिपथ में अपव्यय होने वाली शक्ति, यानी कि एसी सर्किट में अपव्यय होने वाली औसत शक्ति 2 वाट है। यदि एक परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाली 2 एम्पियर धारा और प्रतिबाधा 1 ओम है तो एसी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा। आपको पूछा है, पावर फैक्टर निकालने के लिए पूछा है, ठीक है। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कोस फाई इक्वल क्या होता है, पी बट्टा एस, ठीक। पी की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है यहां पर, पी की वैल्यू अपने को यहां पर कितना दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में पी की वैल्यू अपने को 2 वाट दे रखी है, ठीक। आई आर कितना दे रखा है, 2 एम्पियर दे रखा है, ठीक। जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखा है, ठीक। तो पी दे रखा है, एस अपने को फाइंड करना है। तो एस इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, एस इक्वल क्या होता है, अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये होता है। या फिर एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल आई आर का स्क्वायर जेड। इस फॉर्मूले से अपन एस निकाल लेंगे, आई आर कितना है, 2 इंटू जेड कितना है, 1। तो अपने पास क्या आ जाएगा निकल के, 4। एस की वैल्यू अपने पास यहां से फाइंड होगी, कितनी आ गई, 4। तो फॉर्मूले में रख दो, पी की वैल्यू कितनी है, 2, एस की वैल्यू कितनी है, 4। तो अपना जो पावर फैक्टर कोस पाई है वह कितना आ जाएगा, 0.5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगर थ्योरेटिकल आपको अगर न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी अपन रोजाना जो सुबह टेस्ट सीरीज होती है अपनी लाइव, उसके अंदर पूरा डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। काफी अच्छा पेपर आता है इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिकी का, तो देख लीजिए किस लेवल का पेपर बनता है। डीसी मोटर में स्टार्टर कार्य करता है, क्या बोल रहा है, डीसी मोटर में स्टार्टर क्या कार्य करता है, बताइए। आप सभी जानते हो स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टिंग जो करंट होती है, स्टार्टर क्या करता है, स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो क्या हो जाएगा, प्रारंभिक धारा को सुरक्षित मान तक सीमित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। डीसी मोटर में हो चाहे एसी मोटर हो, स्टार्टर क्या करेगा, हमेशा स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करने का काम करेगा। चलिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर क्वेश्चन। यदि एक 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज को पूर्ण माप सीमा अपने को दे रखी है 0 से 220 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 10 किलो ओम के पीएमएमसी यानी कि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वोल्ट मीटर पर लागू किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। तो बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोल रहे हैं, अपने को क्या दिया है, 110 वोल्ट चलिए पहले दिया क्या है वो लिख लीजिएगा, या अगर आपको समझ में आ गया है तो आप बता दोगे फटाफट। दिया क्या है, 110 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक। माप सीमा क्या दी है, 0 से 200 वोल्ट, ठीक। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है। और अपन क्या कर रहे हैं, 50 हर्ट्ज 110 वोल्ट के लिए यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट एसी के लिए काम नहीं करता, 50 हर्ट्ज पर काम नहीं करेगा, तो क्या होगा, वह क्या दिखाएगा, 0 वोल्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पीएमएमसी ओनली किसको पड़ता है, डीसी को पड़ता है, डीसी की फ्रीक्वेंसी यहाँ नहीं है, ये एसी एसी सप्लाई है, देखिए फ्रीक्वेंसी आपके सामने है 50 हर्ट्ज। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकल के आएगा, 0 वोल्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा ध्यान से पढ़िए एक बार। पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट कॉइल जो इंस्ट्रूमेंट है वह ओनली डीसी पर वर्क करते हैं, यहाँ एसी है तो क्या पड़ेगा, वो 0 वोल्ट पड़ेगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। उभयनिष्ठ उत्सर्जक
का धारा लाभ 99 है तो विनिष्ट संग्राहक का धारा लाभ क्या होगा? यानी कि बताइए। क्या दे रखा है? जो करंट गेन है कॉमन कलेक्टर का वह 99 दिया है, ठीक। तो करंट लाभ क्या होगा? तो यानी संग्राहक का करंट गेन क्या होगा? बताइए 8 नंबर क्वेश्चन जल्दी से सोल्व कर लीजिए। देखो कॉमन कलेक्टर क्या पूछा है? कॉमन कलेक्टर के लिए करंट गेन, ठीक। कॉमन कलेक्टर के लिए करंट गेन क्या होता है? 1 प्लस बीटा, ठीक है। अपने को बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 99। 99 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100। ऑप्शन नंबर थर्ड। समझ में आया? क्या दे रखा है? अपने को दे क्या रखा है? करंट गेन। देखो करंट गेन के 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों फॉर्मूले आप याद रख लीजिएगा। मैं आपको तीनों फॉर्मूले बता देता हूं, ठीक। करंट गेन के अपन तीनों फॉर्मूले ध्यान में रखिएगा आप एग्जाम में। इसका तो क्या आएगा? 100 आएगा आंसर। कैसे आया वो आपने पढ़ा होगा थ्योरी में। देखिए करंट गेन के 3 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले कॉमन बेस के लिए, करंट गेन का फॉर्मूला क्या होता है? एल्फा इक्वल आई सी अपॉन आई ई। कई बार एग्जाम में इससे भी पूछ सकता है। कॉमन इमीटर के लिए भी पूछ सकता है। कॉमन इमीटर के लिए क्या होता है? बीटा। बीटा इक्वल क्या होता है? आई सी अपॉन आई बी, यानी कि कलेक्टर करंट बटा बेस करंट, ठीक है। और थर्ड कौन सा बच गया? कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर में क्या होता है? गामा इक्वल क्या होता है? 1 प्लस बीटा। मैंने वहां क्या बोल दिया था? अल्फा बोल दिया था पहले, सॉरी। गामा इक्वल क्या होता है? 1 प्लस बीटा कॉमन कलेक्टर के लिए, ठीक। तो यहां आपने को क्या दिया है? बीटा की वैल्यू दे रखी है। देखिए कॉमन इमीटर की वैल्यू, कॉमन इमीटर में अपने को 99 दे रखा है, तो बीटा की वैल्यू अपने पास है। गामा की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो क्या हो जाएगा? एक जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड इसका क्या हो जाएगा? परफेक्ट जवाब हो जाएगा। तीनों फॉर्मूले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं, याद रखिएगा। अगला, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। सेथिले चुंबकीय बल के पीछे अभिवाह घनत्व के खालिस्तान को दिया गया नाम है जब चुंबकीय कर्ण के एक चक्कर के माध्यम से लोह चुंबकीय सामग्री का एक नमूना लिया जाता है। बताइए। देखिए अपन जब बीएच वक्र बनाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? सेथिले चुंबकीय बल के पीछे अभिवाह घनत्व के खालिस्तान को दिया गया नाम है यह चुंबकीयकरण के एक चक्कर के माध्यम से लोह चुंबकीय सामग्री का एक नमूना लिया जाता है। घनत्व की क्या? पश्चगामी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। थ्योरी में आपने जरूर पढ़ रखे होंगे इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। बाहरी विद्युत क्षेत्र में -6 कूलाम के आवेश कण द्वारा अनुभव किया गया बल 60 न्यूटन उत्तर की ओर है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता खालिस्तान होगी। बताइए। तो फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला लिख देता हूं। E इक्वल एफ बट्टा क्यू नोट, ठीक। E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और क्यू नोट क्या है? कण का आवेश। और एफ क्या है? फोर्स, ठीक। तो अपने को एफ की वैल्यू यहां कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 60 न्यूटन। और एक कण द्वारा कितना हो रहा है?
-6 डिग्री कूलाम, तो 6 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 न्यूटन पर कूलाम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? तीन ऑप्शन, दो ऑप्शन में 10 10 दिया है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उत्तर की ओर है, नेगेटिव दे रखा है, तो रियल में क्या होगा, दक्षिण की ओर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऋणात्मक आवेश जो है वो अपने विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक क्या करेगा, एक बल अनुभव करेगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। एक तापीय उत्पादक स्टेशन में 15 मेगावाट की स्थापित क्षमता है, 12 घंटे के लिए 10 मेगावाट के दैनिक भार की ओर से 12 घंटे के लिए 5 मेगावाट की आपूर्ति करता है, तो स्टेशन के संयंत्र का क्षमता गुणांक क्या है? संयंत्र का क्षमता गुणांक आपको पूछा है, तो बताइए। तो संयंत्र का जो क्षमता गुणांक होता है वह क्या होता है, उत्पादित औसत ऊर्जा बट्टा 24 घंटे की जो 24 घंटे के लिए जो स्थापित क्षमता होती है वह होता है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, उत्पादित औसत ऊर्जा निकाल लेते हैं इसकी। उत्पादित औसत ऊर्जा निकालते हैं सबसे पहले, तो क्या है, 10 मेगावाट का लोड कितने टाइम चल रहा है, 12 घंटे, प्लस 5 का कितने 12, तो क्या आ जाएगी 180 मेगावाट, ठीक। और स्थापित क्षमता क्या है, स्थापित क्षमता कितनी दी अपने को, 15 मेगावाट, ठीक है। पूछा क्या है, संयंत्र का क्षमता गुणांक, तो संयंत्र का जो क्षमता गुणांक है वो यहां से अपन निकाल लेंगे, अपने पास क्या उत्पादित औसत ऊर्जा है, स्थापित क्षमता है, तो उत्पादित औसत ऊर्जा यानी कि 180 है, स्थापित कितनी अपने पास 15 मेगावाट है, कितने टाइम के लिए 24 के लिए, तो कर देंगे इसको, इसे सोल्व करो, 180 बटा 15 इंटू 24 सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.05। 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, काफी आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, संयंत्र की क्षमता क्या होती है, उत्पादित वास्तविक ऊर्जा बट्टा अधिकतम ऊर्जा जो उत्पादित की जा सकती है पर डे, इसको 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, एक सर्किट है, जल्दी से सोल्व करें। Vx का मान ज्ञात करें, अध्यारोपण प्रमेय का उपयोग करते हुए क्या करना है आपको, Vx की वैल्यू फाइंड करनी है, सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करना है, और उसके बाद Vx की वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो Vx है सुपरपोजिशन लगा के लगाओ फटाफट सुपरपोजिशन। पहले एक सोर्स को हटाओ, फिर एक सोर्स को हटा के फटाफट करो। पहले इसको हटा देते हैं, देखिए इसको हटा देते हैं, सिर्फ 20 वोल्ट वाला सोर्स यूज कर काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ अपन Vx मान ही रखा है, इसने पहले से Vx दे रखा है, ठीक। सुपरपोजिशन अगर आपको आती है तो फटाफट करो, या फिर मैं आपको समझाता हूं। तो क्या करना है, सबसे पहले अपन यहां से ओनली 20 वोल्ट के सोर्स को मानते हैं कि ये काम कर रहा है, तो उस कंडीशन में केसीएल लगाने पर क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपके पास फटाफट लिख देता हूं, Vx माइनस 20, अपन इधर गए, Vx माइनस 20 बट्टा क्या हो जाएगा 20 प्लस Vx बट्टा 4, यहाँ पे इस पे आ गए, ठीक। और उसके बाद इक्वल में क्या आ जाएगा 1 पॉइंट, ये क्या है 0.1 Vx, ठीक। यहां से इस समीकरण को सोल्व करके Vx की वैल्यू निकालो फटाफट, इसे सोल्व करेंगे रीअरेंज करके तो क्या आ जाएगी, सोल्व करने पे 5 वोल्ट आ जाएगी, मैं सीधा रख देता हूँ, सीधा लिख देता हूँ, मैंने पहले सोल्व कर रखा है, ठीक। अब अपन सेकंड कंडीशन में क्या मान रहे हैं, जो 4 एम्पियर का ये स्रोत है, पहले जिस इस सोर्स को अपन ने हटाया था, चलिए पहले अपन ने इस सोर्स को हटाया था, पहले अपन ने इसे नहीं माना था, अब इसे नहीं मानते, ये नहीं है, वोल्टेज सोर्स काम नहीं कर रहा, ओनली ये 4 एम्पियर का सोर्स काम कर रहा है, फिर अपन केसीएल लगाएंगे, तो केसीएल लगाएंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 0.1 Vx, ये आ गया एक, तो सबसे पहले उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 4, ये रहा,
प्लस 4 इक्वल क्या आ जाएगा, इसके इक्वल क्या हो जाएगा, Vx/4 प्लस Vx/20। इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास Vx की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकल के 20 वोल्ट। आपको देखो सुपरपोजिशन तो आती है, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सुपरपोजिशन से अपन ने दोनों Vx निकाल ली। सुपरपोजिशन में Vx क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा। Vx इक्वल क्या हो जाएगा, 5 प्लस 20 तो 25। इसका Vx की वैल्यू यहाँ से अपने पास निकल के आ जाएगी और वही अपने क्वेश्चन में निकालनी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से आप सुपरपोजिशन लगा के बहुत आसान से सर्किट कर सकते हो, मैंने आपको करके दिखा दिया है। फिर भी कोई दिक्कत हो, अगर समझ में नहीं आया तो आप बाद में कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको जरूर दोबारा से सोल्व करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस ट्रांसड्यूसर का उपयोग पैराध्वनिक प्रवाह मापी के ध्वनिक ऊर्जा प्रेषित करने के साथ उसे प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, बताइए। तो इसमें से कौन है जिसका ध्वनिक ऊर्जा को संचारित करने के साथ साथ प्राप्त करने के लिए भी यूज किया जाता है, तो वो क्या होता है, पराध्वनिक प्रवाही, यानी कि दाब विद्युत जो क्रिस्टल है डेल्टा टी, वो। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है, जो अपना इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड यांत्रिक इलेक्ट्रिकल का यह पेपर है। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है यह टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रामीण स्थानों में बाहरी अनुप्रयोग के लिए 22 केवी से 66 केवी तक की सीमा में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला सर्किट ब्रेकर है, बताओ। आपने देखा होगा इजीली बाहर अपने 1133 केवी के ऊपर बाहर आपने आउटडोर स्टेशनों ग्रामीण क्षेत्रों में सब जगह देखे होंगे, सबसे ज्यादा कौन से सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं 11 केवी 33 केवी 66 केवी के लिए, तो क्या लगा होता है, निर्वात सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आपने देखा होगा, वीसीबी लगी होती है जगह जगह। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। एक समान वोल्टेज स्रोत से आवेशित होने के बाद एक समांतर संधारित्र की दो प्लेटों को विद्युत रोधित हैंडल के माध्यम से अलग किया जाता है, फिर खालिस्तान बढ़ जाता है या घट जाता है, बताओ। क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक। अगर यहाँ प्लस चार्ज है तो इधर माइनस है, ठीक। प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक। तो बताओ क्या कर रहे हैं, एक समान वोल्टेज स्रोत से आवेशित होने के बाद एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों को विद्युत रोधित हैंडल के माध्यम से अलग किया जाता है, तो क्या होगा। तो क्या होगा, प्लेटों पे वोल्टेज बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि V समानुपाती क्या होता है, आपने देखा होगा V समानुपाती क्या होता है, D होता है कैपेसिटर के अंदर। अगर बीच की दूरी बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा, फॉर्मूले से आपको याद होगा V समानुपाती D होता है। और याद रखिएगा संधारित्र में आवेश हमेशा स्थिर रहता है, यह प्लेटों के पृथक्कीकरण यानी कि दूरी और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, बीच की दूरी पर, प्लेटों की दूरी पर। याद रखिएगा V समानुपाती क्या होता है, D होता है। चलिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन। धारा I का वहन करने वाले एक लंबे सीधे तार की दूरी R पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण किसके द्वारा दिया जाता है, बी का फॉर्मूला पूछा है, बताइए फटाफट। बायो सावर्ट के नियम के अकॉर्डिंग भी निकाल फॉर्मूला आता है, निकल के सब फॉर्मूले से निकल के आते हैं, फटाफट निकाल के बताइए बी इक्वल क्या होगा। आपको आसानी से याद होना चाहिए, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर होता है बी इक्वल। ऑप्शन नंबर 2 फटाफट, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको याद तो होगा ही। चलिए नेक्स्ट 0.8 पश्चगामी के शक्ति गुणांक के लिए अवत्रित का विनियम क्या होगा, बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन।
क्या बोल रहा है? द रेगुलेशन ऑफ द अल्टरनेटर ऑफ द पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लैगिंग, यानी कि अल्टरनेटर का 0.8 पावर फैक्टर है, उस कंडीशन में क्या होगा? लैगिंग कंडीशन में अल्टरनेटर का पावर फैक्टर दिया है 0.8 फर्स्टगामी, उस कंडीशन में क्या होगा? तो रेगुलेशन क्या होगा उस कंडीशन में? एकल शक्ति गुणांक का जो रेगुलेशन है उसकी तुलना में क्या होगा? अधिक होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 17 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, ई नोट माइनस वी बट्टा वी होता है अल्टरनेटर के लिए। प्रतिशत में पूछेगा तो 100 से गुना कर देंगे। चलिए, एक इमारत का विशिष्ट वायरिंग के लिए पूर्ण भार धारा 10 एम्पियर है, तो अधिकतम अनुमानित रिसाव धारा क्या होगी? एक बिल्डिंग है, उसकी वायरिंग की पूर्ण भार धारा कितनी है? 10 एम्पियर है, तो अधिकतम रिसाव धारा कितनी हो सकती है बताइए? तो इलेक्ट्रिसिटी नियम के अकॉर्डिंग आईई का इलेक्ट्रिसिटी आईई नियम जो है अपना 48, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? अपने फुल लोड करंट का आई फुल लोड का कितना हो सकता है? 1/5000। ठीक है, तो यहाँ फुल लोड करंट कितना दे रखा है? 10, उसमें 5000 का भाग देके निकालोगे तो क्या आ जाएगा? 0.002 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सेकंड। देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आईटीआई की भर्तियों के लिए, टेक्निकल हेल्पर हो, दिल्ली मेट्रो हो, कोई भी हो, आपको आईए के नियम पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी रूल पता होना चाहिए। उन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपको यहाँ 10 एम्पियर दिया है, वहां आपको 50 एम्पियर, 500 एम्पियर, 5000 एम्पियर कोई भी डाटा दे सकता है और पूछ सकता है कि एक भी बिल्डिंग है, इसमें इतने एम्पियर पूर्ण भार धारा है, तो उसमें रिसाव धारा कितने हो सकती है? तो कितनी होती है? 1/5000 होती है अपनी फुल लोड करंट की। तो वो तो क्या है? वैलिड है। तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए, 19 नंबर, उपस्थिर प्रभाव के कारण प्रभावी प्रतिरोध खालिस्तान बढ़ जाता है, बताइए। क्या बोल रहा है? स्किन इफेक्ट। उपस्थिर का मतलब क्या होता है? स्किन इफेक्ट, ठीक है। स्किन इफेक्ट के कारण जो प्रभावी प्रतिरोध है वह क्या होता है बताओ? किसके साथ बढ़ता है? एसी की आवृत्ति के साथ बढ़ती, एसी की बढ़ती आवृत्ति के साथ बढ़ता है, या एसी की घटती आवृत्ति के साथ बढ़ता है? तो क्या होता है बताइए फटाफट। तो आप जैसा कि आप सभी जानते हो, एसी की बढ़ती आवृत्ति के साथ जो स्किन इफेक्ट है वो क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर चालक के व्यास में वृद्धि के साथ भी क्या होता है? बढ़ता है या घटता है बताओ? अपने अकॉर्डिंग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, यदि डेल्टा संयोजित 6 पोल वाले 50 हर्ट्ज के प्रेरण मोटर में 0.15 ओम प्रति फेज का रोटर प्रतिरोध और यह 880 आरपीएम पर अधिकतम बलाघूर्ण उत्पन्न करता है, तो उस अधिकतम बलाघूर्ण का प्रतिशत क्या होगा जो विराम अवस्था पर उत्पन्न होगा, बताइए। देखिए, अधिकतम बल आघूर्ण पर जो स्लिप होती है वो क्या होती है? 1 होती है। उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है, बताओ। सबसे पहले क्या निकालोगे? सिंक्रोनस स्पीड निकाल लीजिए। एन एस इक्वल क्या होता है? 120 एफ बट्टा पी। यहां से सिंक्रोनस स्पीड निकालोगे तो क्या आ जाएगी अपने पास? 120 इंटू 50 बटा पोल कितने दे रखे हैं? 6, तो क्या आ जाएगी? 1000 आरपीएम अपने पास क्या आएगी? सिंक्रोनस स्पीड यहां से निकल के आएगी, ठीक। और रोटर स्पीड अपने को कितनी दे रखी है? एनआर कितनी दे रखी है? 880 आरपीएम। ओके, प्रारंभिक और मैक्सिमम दोनों का टॉर्क इक्वल, देखिए सीधा एक अपने फॉर्मूला एग्जाम के टाइम पढ़ा होगा उसमें, यानी कि जो प्रारंभिक टॉर्क है यानी कि टी स्टार्टिंग बटा टी मैक्सिमम
इक्वल क्या होता है, 2Sm, 2Sm बट्टा 1 + Sm²। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। Sm क्या है, अधिकतम बल आघूर्ण पे स्लिप होती है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, याद है। टी स्टार्टिंग यानी स्टार्टिंग टॉर्क बट्टा मैक्सिमम टॉर्क इक्वल क्या होता है, 2Sm बट्टा 1 + Sm²। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। Sm क्या है, यहाँ अधिकतम बल आघूर्ण पर स्लिप, टी एस स्टार्टिंग टॉर्क, टी एम मैक्सिमम टॉर्क। ये फॉर्मूला आपने एग्जाम के टाइम देखा होगा, यार नहीं थ्योरी पढ़ते टाइम पढ़ा होगा। तो अब इसमें अपने पास और क्या निकालना है, Sm निकालते हैं। Sm निकाल लेते हैं। Sm इक्वल क्या आ जाएगा, 1000 - 880 बट्टा 1000 इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज में ऐसे ही निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगी 0.12। ठीक, अपने पास क्या आ जाएगी, Sm की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसे इस फॉर्मूले में रख देते हैं, 2 इंटू Sm की जगह ये सब वैल्यू रखो और फटाफट सोल्व करो। तो रेट ऑफ चेंज क्या आ जाएगी, यहां से देखिए 2 इंटू 0.12 बट्टा 1 + 0.12 का होल स्क्वायर। सोल्व करोगे तो ये रेट ऑफ चेंज क्या आ जाएगी अपने पास, 23.166। ऑप्शन नंबर 4। अगर फॉर्मूला याद है तो आप कर सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, ध्यानपूर्वक पढ़िए और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। संचयी रूप से यौगिक मोटर का उपयोग वहां किया जाता है जहां हमें खालिस्तान की आवश्यकता होती है, बताइए जल्दी से बताइए, अपने कहाँ यूज करते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक कम्युलेटिव कंपाउंड जो मोटर है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, बताओ। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर यूज का यानी कि बीच बीच में छोटी सी अवधि के लिए अगर अचानक लोड बढ़ जाता है, ऐसी कंडीशंस में अपन क्या करते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड 21 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में प्रतिघात कोर को परिनियामक का उद्देश्य खालिस्तान है, बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्या बोल रहा है, जो मॉडरेटर्स होते हैं रिएक्टर कोर के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो उनका यूज क्या होता है, तो वो क्या करते हैं, रिड्यूस द न्यूट्रॉन स्पीड, यानी कि न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं मॉडरेटर्स। किसके अंदर, रिएक्टर कोर के, जो न्यूक्लियर रिएक्टर कोर है उसके अंदर अपन क्या करते हैं, मॉडरेटर्स यूज क्यों करते हैं, न्यूट्रॉन की जो गति है उसे कम करने के लिए अपन यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 22 का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नोडल विश्लेषण द्वारा दिए गए नेटवर्क को विश्लेषित किए जाने के लिए आवश्यक समीकरण की संख्या किसके बराबर होती है, बताइए। नोडल एनालिसिस जो होता है उसके अंदर नेटवर्क को विश्लेषित यानी कि एनालिसिस करने के लिए आवश्यक समीकरण की संख्या किसके बराबर होती है, बताओ। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, नोड की जो नोडल एनालिसिस में क्या होता है, जो समीकरण होती है क्या होती है, हमेशा नोड की संख्या से एक कम होती है, n-1। ऑप्शन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, बैलागुन समकालिक मोटर से जुड़े होती हैं, क्या बोल रहा है, एक बार दोबारा देखते हैं। बैलागुन समकालिक मोटर से जुड़े होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैलागुन अलग बैलागुन के रूप में भी जाना जाता है, बताइए। बताओ, तो जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसे क्या क्या माना जाता है, एक अलग बैलागुन के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 24 का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, यदि 80 चालक और 8 पोल हैं तो ध्रुव अंतराल का मान क्या होगा, बताइए। जेड की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 80,
P की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है 8, तो ध्रुव अंतराल पूछा है तो चालक की संख्या बट्टा ध्रुव की संख्या कर देंगे, तो 80/8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहे होते हैं इस तरीके के न्यूमेरिकल। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। एक वॉशिंग मशीन में आम तौर पर खालिस्तान मोटर लगाई जाती है, बताइए इनमें से कौन सी मोटर जो है वॉशिंग मशीन में आम तौर पर लगाई जाती है, बताइए। तो रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर क्या होती है? वॉशिंग मशीन में लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड 26 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो। एक श्रृंखला परिपथ का Q जितना अधिक होगा, बताओ। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए Q क्या होता है। गुणवत्ता कारक। Q क्या होता है? गुणवत्ता कारक, ठीक। Q इक्वल फॉर्मूला क्या होता है? FR/BW। ये चीजें अगर पता है तो आप तुक्का मार सकते हो, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको पता ही नहीं क्यों होता क्या है तो फिर कैसे करोगे क्वेश्चन को। तो एक श्रृंखला यानी एक सीरीज सर्किट के अंदर क्यू जितना अधिक होगा क्या होगा? तो क्या हो जाएगा बताइए। जो पास बैंड है तो क्या होगा? उतना ही नेरो यानी कि संकीर्ण होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, मैं उसका पूरा डिटेल में आपको वहाँ उस पर्सनली चैट में बता दूंगा। बाकी अगर अपन यहाँ क्वेश्चन को ज्यादा सोल्व करने बैठ जाएंगे तो ये बहुत लंबी टेस्ट सीरीज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन। एक कार्यरत सतह से लंब पर स्थित एक लैंप की कैंडल शक्ति 60 सीपी है, यानी 60 कैंडल पावर है। यदि यदि प्रकाशन कितना है? 15 लक्स है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। इल्यूमिनेशन कितना दिया है? 15 लक्स दिया है, ठीक है। वर्किंग प्लस कैंडल पावर कितनी दिया है? 60 कैंडल पावर दिया है, ठीक। तो कर लेंगे, आसान है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी, करो फटाफट। डी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। सीपी अपने को देखो, सीपी की वैल्यू कितनी दी है? 60, ठीक। ई कितना दिया अपने को? 15 लक्स। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? ई इक्वल क्या होता है? सीपी बाई डी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है। फटाफट वैल्यू रखो, सोल्व करो। तो ई की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है? 15 इक्वल 60/d²। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसे सोल्व करो जल्दी से। डी इक्वल क्या आ जाएगा? 2 मीटर। ऑप्शन नंबर 4। अगर फॉर्मूला याद है तो फटाफट कर लोगे। ई क्या है? प्रकाशन है। सीपी क्या है? कैंडल शक्ति है। बट प्रकाशन शक्ति इक्वल कैंडल शक्ति, यानी कि ई इक्वल CP/d² होता है। तो आसानी से 2 मीटर आ गया। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलें। 29 नंबर क्वेश्चन। ए 120 वोल्ट बैटरी के पार श्रृंखला में दो बल्ब जुड़े हुए हैं। बल्ब एक 40 वाट की शक्ति का उपयोग करता है और बल्ब सेकंड जो है वह 20 वाट शक्ति का प्रयोग करता है। तो चलिए पहले सबसे पहले मैं सर्किट बना देता हूं। ये दो बल्ब हैं, ये कितने का है? डब्लू एक कितनी शक्ति कंजप्शन करता है? 40 वाट करता है, और एक क्या करता है? 20 वाट कंजप्शन करता है, ठीक। यदि बल्ब एक अकेला 120 वोल्ट स्रोत से जुड़ा है तो यह खालिस्तान की खपत करेगा, बताओ।
तो बल्ब 1 की देखिए सबसे पहले वोल्टेज अपने को बल्ब 1 है उसकी वोल्टेज कितनी दे रखी है 120 वोल्ट और बल्ब 1 की वाटेज कितनी दे रखी है 40 वाट। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है और पूछा क्या है पावर। पी इक्वल क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। V1 अपने को दे रखा है R1 अपने को निकाल के इसमें ठोकना है फॉर्मूले में और आंसर आ जाएगा। निकालो बल्ब 1 का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे R1 कैसे निकालेंगे तो R1 कैसे निकालेंगे P बाई P बट्टा I स्क्वायर से। तो सबसे पहले अपने पास I की वैल्यू भी नहीं दे रखी क्वेश्चन में, उससे पहले I निकालनी पड़ेगी। चलिए और उल्टा चलते हैं I फाइंड करते हैं। तो यहां से I निकालेंगे तो क्या आ जाएगी अपने पास आई 0.5 आई आ गई। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सीधी फटाफट निकाल लीजिए आप। देखिए 0.5 तो रेजिस्टेंस यहाँ से क्या आ जाएगा पावर कितनी है 40 बट्टा 0.5 का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे तो R1 की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 160। तो पावर निकाल लेते हैं 120 इंटू 120 बट्टा 160 तो 90 वाट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कुछ नहीं आसान सा न्यूमेरिकल है। 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 90 वाट। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। पारेषण के दौरान वोल्टेज का स्टेप अप किस लिए किया जाता है बताइए। जो पारेषण हानियां होती है उन्हें कम करने के लिए। अगर पारेषण में अपन वोल्टेज का स्टेप अप करेंगे तो करंट कम हो जाएगा जिसकी वजह से लॉस क्या होगा कम होगा। तो पारेषण हानियों को कम करने के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन। तरंग कुंडलित आर्मेचर कुंडलन वाले 4 ध्रुव जनरेटर में 60 खांचे हैं जिसमें से प्रत्येक खांचे में 20 चालक हैं। 1000 आरपीएम पर चलने पर मशीन में उत्पादित वोल्टेज क्या है यह मानते हुए कि प्रति ध्रुव अभिवाह 5 मिलीवेबर है। न्यूमेरिकल है करो। कुछ नहीं है, बहुत आसान सा है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, डरना नहीं है क्वेश्चन से। P5 ZN बटा 60A। देखिए अब ये फॉर्मूला है, इसमें आपको सब वैल्यू रखनी है जो दे रखी है और फटाफट से उत्पादित यानी कि जनरेटेड वोल्टेज निकाल के बताओ। मैंने इस तरीके के क्वेश्चन टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में पूरे डिटेल में डिस्कस करवाए हैं आपको, यहां मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। चैनल पे जाके डीसी मशीन के आप न्यूमेरिकल की टेस्ट सीरीज देख लेना, वहां मैंने ऐसे पूरे बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाए हैं आपको। फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 200 वोल्ट आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। सॉल्यूशन मैंने आपको करवा रखे हैं, डीसी मशीन की न्यूमेरिकल टेस्ट सीरीज देख लेना चैनल पे जाके। और भी आपको नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे जिनसे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन। दिक् परिवर्तन को बेहतर बनाने के लिए 3 तरीकों का चयन करें बताइए। कम्यूटेशन को इंप्रूव करने के जो 3 सबसे बेहतर मेथड है वो कौन से हैं बताओ। तो क्या होता है प्रतिरोध दिक् परिवर्तन, वोल्टेज दिक् परिवर्तन और प्रतिकारिकता दिक् परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा एकदम सही से जवाब होगा। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, थ्योरेटिकल है कुछ है नहीं। तो इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड इलेक्ट्रिकल का ये पेपर अपन डिस्कस कर रहे हैं, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आपकी तैयारी कैसी है बताइए कमेंट करके, आपको कैसा लगे क्वेश्चन का लेवल। 50 क्वेश्चन आते हैं देख लीजिएगा, गजब के क्वेश्चन है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। यदि कार्यरत तनाव 4000 केजी है, चालक में प्रति मीटर लंबाई परिणामी बल 2 और स्तंभ लंबाई 300 मीटर है 320 मीटर है तो अधिकतम शिथिलता क्या होगी बताइए। मैक्सिमम सेक, सेक का फॉर्मूला है आपने देखा होगा, वो यहाँ अपन सेक 2 पोलों के बीच में सेक वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं वो पूछा है। सेक क्या होता है मैक्सिमम सेक। तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ और फटाफट वैल्यू सोल्व करके बताओ। देखिए एग्जाम के अंदर ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे डायरेक्ट एग्जाम के अंदर फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। W क्या है प्रति मीटर केजी के अंदर चालक का वजन। L क्या है मीटर में जो पोल है उसकी लंबाई। T क्या है केजी के अंदर तनाव। W क्या है चालक का वजन, देखिए अभी जो पोलों के बीच चालक है उसका वजन। L क्या है यहाँ
जो ये पोल है उसकी लंबाई मीटर में, और टी क्या है, केजी के अंदर कार्यरत तनाव। सब अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, सीधा फॉर्मूले में रखना है और फटाफट करो। सब वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है तो मैं रख देता हूं फटाफट। W की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 इंटू एल की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 320 इंटू 320 बट्टा 8 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, 4000। सोल्व तो कर ही लोगे, तो करो जल्दी से सोल्व। सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 6.4, ऑप्शन नंबर सेकंड। फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है, आया हुआ है इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड के अंदर, और आपके सामने इस तरीके से बहुत आसानी से आप कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर को किस कारण से केडब्ल्यू की बजाय केवीए में रेटेड किया जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है भैया, कई बार पूछने को देखने को मिला होगा कि ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग अपन केवीए में ही क्यों देते हैं, किलोवाट में क्यों नहीं, बताओ। तो इसका सबसे मेन कारण क्या होता है, जो कुल वोल्टेज कुल नुकसान है वह वीए में निर्भर करता है। चलिए सभी ऑप्शन देख ही लेते हैं एक बार। पहला क्या है, भार शक्ति गुणांक अक्सर ज्ञात नहीं होता, सही बात है। अपने को लोड का पावर फैक्टर ज्ञात नहीं होता है ट्रांसफॉर्मर का कि कैसा लोड आ जाएगा। केवीए निर्दिष्ट होता है जबकि किलोवाट में पावर फैक्टर पर निर्भर करता है, सही बात है। ट्रांसफॉर्मर में होने वाला कुल नुकसान वीए वोल्टेज एम्पियर पर निर्भर करता है, ये बात भी है, सबसे मेन बात यही है, और ये उपरोक्त सभी। यहाँ तो चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही है। इसी वजह से अपन ट्रांसफॉर्मर की केवीए रेटिंग करते हैं, क्योंकि अपने को पावर फैक्टर का पता नहीं किस प्रकार का पावर फैक्टर होगा। ट्रांसफॉर्मर में जो नुकसान है जितने भी वो वीए पे डिपेंड करते हैं, वोल्ट पर एम्पियर पर, ठीक है। तो उपरोक्त सभी 34 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, 2 एम्पियर के धारा स्रोत और प्रतिरोध 1 ओम के समांतर संयोजन के साथ एक प्रतिरोध 1 ओम के साथ श्रेणी में है, इस नेटवर्क का थेवेनिन प्रतिरोध कितना होगा। तो मैं सबसे पहले सर्किट बना देता हूं। क्या बोल रहा है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके साथ धारा स्रोत कितना है, 2 एम्पियर का समांतर में धारा स्रोत लगा है, और इन दोनों के साथ श्रेणी में क्या लगा है, एक ओम का प्रतिरोध लगा है, ठीक। और अपने को क्या पूछा है, आरटीएच, यानी कि थेवेनिन प्रतिरोध अपने को निकालना है। तो थेवेनिन प्रतिरोध निकालने के लिए सर्किट में जितने भी करंट सोर्स हैं उन्हें क्या कर देते हैं अपन, जितने भी सोर्स हैं उन्हें हटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही हटाएंगे तो अपना समतुल्य परिपथ कैसा आ जाएगा, कुछ इस तरीके से, 1 ओम 1 ओम, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 ओम। सर्किट सही बना लिया तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर लोगे, सही है। सर्किट सही बनाया तो थेवेनिन प्रतिरोध आप बहुत आसानी से निकाल लोगे। बस सर्किट नहीं बना, सर्किट में कुछ गलत हो गया तो डेफिनेटली गलत आंसर आएगा। समझ में आया। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, वीडियो को एक बार रोक के क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, सर्किट बनाओ, उसके बाद समझो, ठीक है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, बीजेटी में तापीय रनवे के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता है, बताइए। बीजेटी के अंदर जो तापीय रनवे है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है। थर्मल रनवे के लिए बीजेटी में कौन जिम्मेदार होता है, बताओ। तो बीजेटी के अंदर, सॉरी ये घूम कैसे गया क्वेश्चन, एक मिनट। वन मिनट। तो बीजेटी के अंदर जो थर्मल रनवे है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो कौन होता है, विपरीत अभिनीत अल्पसंख्यक धारा में जो वृद्धि होती है उस वो। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बीजेटी में जो तापीय रनवे है
उसके लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? रिवर्स बायस माइनॉरिटी करंट। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, 132 केवी संचारण के लिए आवश्यक सस्पेंशन इंसुलेटर की संख्या कितनी होती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। 132 केवी के लिए आवश्यक सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर की अपने को कितनी आवश्यकता होती है, बताओ। तो कैसे फाइंड की जाती है नंबर ऑफ सस्पेंशन की वैल्यू यानी इंसुलेटर की वैल्यू? तो फॉर्मूला क्या होता है? एन इक्वल अपनी जो रेटिंग दे रखी है VL यानी कि वोल्टेज बट्टा √3 × 11, ये अपना फॉर्मूला है। इससे अपन क्या निकालते हैं? इंसुलेटरों की संख्या निकालते हैं। इसके अंदर का SF भी जोड़ सकते हैं, ठीक। SF क्या है? यांत्रिक सुरक्षा कारक होता है, एक मैकेनिकल सेफ्टी फैक्टर होता है, वह इसके अंदर ऐड होता है। मोटा मोटी उसे अपन एक मान के चलते हैं आमतौर पर, कई बार दो भी मान लेते हैं। लगभग 132 240 तक मोटा मोटी से एक मान के चलते हैं, ठीक। यहाँ VL की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी? 132 बट्टा √3 × 11। सोल्व करोगे तो क्या आएगा? करो। जब अपन SF यानी कि मैकेनिकल जो फैक्टर यांत्रिक सुरक्षा जो कारक है उसे अपन एक मान के कर रहे हैं, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? अपने पास 8 आ जाएगा। और 132 के लिए अपने को सस्पेंशन इंसुलेटर 8 की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो 132 हो चाहे कोई भी वोल्टेज हो, आप आराम आसानी से निकाल सकते हो। देखिए डायरेक्ट ऐसे मत कर देना कि एक डिस्क जो होती है वो कितने की होती है? 11 केवी की। आपको पता है एक सस्पेंशन इंसुलेटर यानी कि जो एक डिस्क ऐसे बनी हुई जो डिस्क होती है, एक डिस्क कितने होगी? 11 केवी की होती है। तो 132 केवी के लिए एक 11 की होती है, तो 132 में 11 का भाग दे दोगे और निकल के आएगा कितना अपने पास? 12। ऐसा नहीं होता, 12 गलत आंसर होगा, ध्यान रखिए। कई लोग ये सोचते होंगे एक डिस्क की कितने की होती है? 11 केवी की होती है। 132 में टोटल 132 में 11 का भाग दिया, 12 डिस्क लगा देंगे। जबकि ऐसा नहीं होता, ये फॉर्मूला होता है, पूरा कैलकुलेशन से डिस्कों की संख्या निर्धारित की जाती है, याद रखिएगा। फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अगर 132 की जगह 240 दे तो कितनी डिस्क आएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय परिपथ वियोजक यानी कि चुंबकीय सर्किट ब्रेकर में खालिस्तान ट्रिप क्रिया होती है। बताइए कौन सी क्रिया होती है? तात्कालिक। जो मैग्नेटिक सर्किट ब्रेकर है उनके अंदर क्या होती है? तात्कालिक ट्रिप प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, कलर कोड का क्वेश्चन है। बताइए, वाह क्या बात है। क्वेश्चन के अंदर आपको दे ही रखा है ऑरेंज 3 पे, येलो 4 पे, ग्रीन 5 पे, ब्राउन की पावर और सिल्वर ±10%। अगर फिर भी नहीं कर सकते तो कुछ नहीं हो सकता। सब डाटा आपके सामने है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा? 3 4 5 दे रखा है, ठीक, इंटू 10 की पावर 1। टॉलरेंस कितनी है? ±10%। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। बहुत आसान सा है फॉर्मूला, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में आपको दे रखा है, अगर आपको ये पता नहीं होता ऑरेंज कितने पे आता है, येलो ग्रीन ब्राउन, तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम थी। जबकि यहाँ तो डायरेक्ट आपके सामने रख रखा है, कुछ करना ही नहीं है। बाकी और ऑप्शन हो ही नहीं सकते। देखिए 10 की पावर कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें माइनस में है। बस आसान सा क्वेश्चन है। बस कलर कोड आपको आना चाहिए, कलर कोड से क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, कौन से टेरिफ को शक्ति गुणांक टेरिफ के रूप में भी जाना जाता है? बताओ कौन सा टेरिफ है जिसे अपन क्या करते हैं? शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर टेरिफ के रूप में भी जानते हैं। देखिए वह टेरिफ कौन सा होता है? जो शक्ति गुणांक टेरिफ होता है ना, वो अगर गड़बड़ा जाता है ना उपभोक्ता का, तो उसमें प्लेंटी लगाई जाती है। और पावर फैक्टर जो टेरिफ है
वो गड़बड़ाने से 0.8 से नीचे जाने पर अपन बिजली कंपनियां क्या लगाती है, प्लेंटी लगाती है। इसे अपन किलोवाट टेरिफ के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट। आजकल ये क्वेश्चन काफी एग्जाम्स में देखने को मिल रहा है, कई बार एक क्वेश्चन आ गया है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस तरीके के टेरिफ वाले क्वेश्चन आजकल एग्जामिनर्स एग्जाम के अंदर पूछ रहे हैं। अगला 41 नंबर क्वेश्चन, विद्युत गतिकी उपकरणों का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है, बताइए। विद्युत गतिकी उपकरणों का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है? क्षेत्रीय हानियों से मुक्त होते हैं, कम शक्ति व्यय होता है, परिशुद्ध ग्रिड यथार्थता होता है, कम संवेदनशीलता, ये लाभ नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, 41 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, दिखाए गए चुंबकीय परिपथ में दी गई स्थिति के तहत कोर सामग्री की सापेक्ष पारगम्यता 1000 है, तो उत्पादित अभिवाह घनत्व क्या होगा, बताओ। बताओ जल्दी से 42, ध्यान से पढ़िए एक बार दोबारा क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा आपको, बाहरी गुणांक, उत्पादित विद्युत वाहक बल क्या होगा, उत्पादित अभिवाह घनत्व क्या होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, मैं लिख देता हूं, फटाफट फाइंड करिए। थोड़ा फॉर्मूला लिखने से आपको दिमाग में आ जाएगा कि क्या होता है। एच इक्वल एन आई अपॉन क्या होता है, एल। ठीक, करो, सब वैल्यू आपको दे रखी है। यहां से एच की वैल्यू अपन निकाल लेंगे, ठीक है। बी नेट पूछा है, उत्पादित यानी कि अभिवाह घनत्व, उत्पादित अभिवाह घनत्व क्या हो जाएगा, म्यू नोट म्यू आर एच, म्यू नोट म्यू आर एच। एच की वैल्यू इस फॉर्मूले में से निकाल लेंगे, म्यू नोट और म्यू आर अपने को फाइंड करने आपको अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो यहाँ अपन नहीं करेंगे, काफी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। फटाफट अगले वैल्यू रख के सोल्व करके बता दीजिए। मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या आएगा, 2t आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा आराम से। बाकी डिटेल सॉल्यूशन मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, इसका क्वेश्चन और आंसर पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पर ज्यादा टाइम खराब नहीं करते हैं टेस्ट सीरीज में। चलिए, जिस कैंडिडेट को आता है वह तो एग्जामिनर एग्जाम में बहुत आसानी से कर सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अपन का मेन पर्पज इस चीज करने का क्या है कि जो इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड यांत्रिकी के लिए क्या पूछा जाता है आपको पता होना चाहिए, आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। अगला 43 नंबर क्वेश्चन, उस मापन उपकरण का प्रयोग केवल खालिस्तान स्थिति के लिए किया जा सकता है जो यांत्रिक बल आघूर्ण को लागू करने के लिए गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का प्रयोग करता है, बताओ। कौन से मेथड का कंट्रोलिंग के लिए क्या यूज कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण मेथड। तो उसे अपन सिर्फ ओनली ओनली ऊर्ध्वाधर कंडीशन में ही यूज ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 43 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, एन प्रकार के अर्धचालक के लिए डोपिंग सामग्री क्या है, बताइए। जो एन प्रकार का सेमीकंडक्टर होता है उसके लिए डोपिंग सामग्री एसओडी कौन कौन सी मिला सकते हैं अपन एन प्रकार के अंदर। तो एन प्रकार में अपन क्या मिलाते हैं, पंच संयोजी एसोदियां मिलाते हैं। और पंच संयोजी एसोदियां कौन सी होती है, एन पी आर्सेनियम, ये सभी क्या होती है, एन प्रकार की एसोदियां होती है। और पी टाइप में अपन क्या मिलाते हैं, त्रिसंयोजी मिलाते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए पूरा, ठीक। यही क्वेश्चन पूछेगा, एन प्रकार में डोपिंग के लिए क्या मिलाते हैं, पंच संयोजी। अगर यही पूछता पी टाइप में तो त्रिसंयोजी, ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। चलिए अगला 45 नंबर क्वेश्चन, भूसंपर्कित इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाने वाली कॉपर की पट्टी का न्यूनतम आकार क्या होना चाहिए, बताइए। अर्थिंग के लिए जो अपन कॉपर की पट्टी यूज करते हैं उसका न्यूनतम आकार क्या होना चाहिए। अर्थिंग इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग की जाने वाली कॉपर पट्टी का न्यूनतम आकार क्या होना चाहिए।
तो क्या होता है 25 इंटू 1.6 mm कॉपर के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 45 का। डाटाबेस क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। 46 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती वोल्टेज E इक्वल 400 साइन 314 टी का एक उपकरण पर लागू किया जाता है, ठीक है, जो विपरीत दिशा में धारा के प्रवाह को रोकते हुए एक दिशा में धारा के प्रवाह को 10 ओम का ओमिक प्रतिरोध प्रदान करता है। एक चक्कर में अधिक धारा के लिए क्रमशः आरएमएस मान और औसत मान की गणना करें। आरएमएस और औसत मान की गणना आपको करनी है। तो आरएमएस क्या होता है, आरएमएस मान Im/2। Im क्या है, प्रत्यावर्ती धारा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वह, और एवरेज, और क्या पूछा है, औसत पूछा है, औसत मान पूछा है। तो औसत क्या हो जाएगा, Im/पाई। तो करो, यहां क्या करेंगे, Im की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, Im की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी, सबसे पहले निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो Im की वैल्यू निकाल लेते हैं। Im इक्वल क्या हो जाएगा, Em अपने को दे रखा है कितना 400, R कितना दे रखा है 10, तो 400/10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 एम्पियर। अपने पास क्या आ गया, I मैक्सिमम, तो 40/2, तो 20 क्या आ गया आरएमएस मान, 20 एम्पियर क्या आ गया आरएमएस, और 20/पाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12.7 एम्पियर। ऑप्शन नंबर फोर्थ। आरएमएस और औसत दोनों अपन ने यहां से निकाल लिए। आईएम अपने को दे नहीं रखा था, आईएम क्या होता है, Em/R होता है, जो 400/10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 40 एम्पियर। मैक्सिमम करंट आ गई। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आई मैक्सिमम/2 करेंगे तो 20 एम्पियर अपने पास आरएमएस आ जाएगी। औसत निकालने के लिए मैक्सिमम में पाई का भाग दे देंगे, तो 20/पाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12.7 एम्पियर। तो 46 का इस प्रकार राइट आंसर क्या निकल गया है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, चालक का किफायती आकार खालिस्तान द्वारा तय किया जाता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा अगर आपने ये क्वेश्चन अभी तक पढ़ा नहीं है तो। देखिए चालक का जो किफायती आकार है वह अपन केल्विन के नियम से निकालते हैं, और केल्विन का नियम क्या कहता है कि एक चालक का जो सबसे किफायती आकार क्या है, वह है जिसके लिए चालक की पूंजीगत लागत पर वार्षिक ब्याज और जो मूल्य ह्रास ऊर्जा हानियों का वार्षिक लागत दोनों बराबर होती है। समझ में आया नहीं आया, चलिए छोड़िए। तो सीधा याद रखिए चालक का जो किफायती आकार है वह क्या होता है, केल्विन के नियम के अनुसार डिसाइड किया जाता है। समझ में आया। 47 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एनुअल जो एनर्जी का लॉस है, और जो एनुअल एनर्जी जो लॉस होता है ना, पूरी साल का जो एनर्जी लॉस केल्विन के नियम के अकॉर्डिंग, पूरी साल का जो एनर्जी लॉस है ना, वह जो अपन लगा रहे हैं लागत, उसके ब्याज वार्षिक ब्याज के बराबर होता है ना, वो चालक का सबसे किफायती होता है आकार। समझे, चलिए नहीं समझे समझे ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, एक ज्यावक्रिय तरंग के लिए धारा का आरएमएस मान धारा के अधिकतम मान का खालिस्तान गुणा होता है। बताओ, साइन वेव के लिए आरएमएस धारा का आरएमएस मान अधिकतम मान का कितना होता है, 0.070 गुना होता है। पता है ऐसी थ्योरी में बेसिक क्वेश्चन है, जरूर पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ 48 का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आज के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड के आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, इस तापन विधि में निम्न पृष्ठगामी शक्ति गुणांक होता है, बताइए। इस तापन विधि में निम्न
पश्चगामी शक्ति गुणांक होता है? बताओ। जो कोरलेस इंडक्शन हीटिंग होती है ना, कोरलेस इंडक्शन हीटिंग, उसमें क्या होता है, निम्न पश्चगामी पावर फैक्टर होता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, कोरलेस इंडक्शन हीटिंग, यानी कि कोर रहित प्रेरण तापन, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन। दिए गए नेटवर्क के लिए सही संबंध बताइए। डायरेक्शन आपको दे रखी है, ठीक। ये क्वेश्चन फटाफट करिए, ये क्वेश्चन मैं आज आपको देता हूं, इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। बताओ। तो जो इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड है उसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं पिछली बार? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 50 क्वेश्चन आए हुए हैं। और क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके एक बार बताओ। बताओ जल्दी से, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा? चलो एक बार मैं आपको 1 मिनट दे देता हूँ, सर्किट का आंसर बता दीजिए फटाफट क्या आएगा, उसके बाद अपन बातें करेंगे। बताओ। दिए गए नेटवर्क के लिए सही उत्तर कौन सा होगा? तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें सही आंसर क्या आएगा। चलिए आप निकाल के देखिएगा, आपके वही आता है क्या? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। निकाल के जरूर देखना, आपके यही आता है क्या? केवीएल का रिलेशन है, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसानी से अगर यही नहीं कर पाओगे आप तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता इस एग्जाम के लिए। तो एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा है, क्वेश्चंस तो भैया एकदम मस्त वाले क्वेश्चन है। कैसे लगे क्वेश्चन बताओ? मजा आया? पता चला कि इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड में भी ऐसा तकड़े वाला पेपर बनता है ना? चलिए 50 क्वेश्चन अपन ने इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए यह पेपर था किया। कैसा लगा? अपना फीडबैक कमेंट जरूर हमें देके जाएं। और अगर चैनल पर नए हो तो स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं और कोशिश करिए जो टॉपिक वाइज अपनी टेस्ट सीरीज होती है सुबह 7:15 पर उसे अधिक से अधिक ज्वाइन करने की। और किसी कोई क्वेश्चन में, जैसे कि अपन टोटल 50 क्वेश्चन किए 1 घंटे में, थोड़ा स्पीड भी अपन ने मेंटेन रखा है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में भी लगभग इतना ही टाइम मिलता है। अगर यहाँ अपन सॉल्यूशन करने लग जाते हैं तो जिसको आता है तो वो भी बोर होता। बाकी आप कर सकते हो, मैंने लगभग ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको मैंने सोल्व नहीं करवाया। फिर भी अगर किसी कोई क्वेश्चन में आपको समस्या है तो स्क्रीनशॉट लेना, इंस्टाग्राम पे मेरे को भेज देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, पूरा डिटेल में पेपर पे सोल्व करके बता दूंगा, या जो टॉपिक वाइज जिस टॉपिक का होगा उस टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज होगी उसके अंदर उस क्वेश्चन को ले लेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड यांत्रिकी का यह पेपर पढ़ के आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। हम तो ये प्रार्थना करते हैं आप जल्दी से इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड में लगो। बाकी किसी एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन आने के लिए बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अपना फीडबैक कमेंट जरूर दें कि आज का यह प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्यूशन आपको कैसा लगा, और अधिक से अधिक अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।